एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है, मतलब विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, मतलब उसमें हम चीजों को विश्लेषण करना है, दिमाग लगाना है, सोचना है, उसके बाद फिर उसका आंसर देना है। जैसे इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, असर्शन एंड रीजन, मतलब कोई कथन होगा, उसका कोई रीजन होगा, कुछ चीजें हो रही है, उसके पीछे कुछ रीजन होगा, तो क्या वो रीजन सही है नहीं उस कथन के लिए, उसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं, ये सारी चीजें हम चेक करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम मतलब समझिए, जो आपका जो लॉजिकल रिलेशन होता है, ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं इंडिया, इंडिया के बाद मैंने कर दिया कोई स्टेट, एक छत्तीसगढ़, ठीक है, और कोई एक डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दिया, उन तीनों में जो रिलेशन होगा, जो हम शब्द के माध्यम से या तर्क के माध्यम से जो भी रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे, उसको हमको डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यही होता है वेन डायग्राम। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे सिलोगिज्म यानी न्याय निगमन, यानी उसमें क्या होगा, आपको कुछ कथन होगा, उसका निष्कर्ष होगा, ठीक है, तो कौन सा कथन सेटिस्फाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग सही है, उसके अकॉर्डिंग गलत है, ये सब चीजें पढ़ेंगे। वैसे ये वाले क्वेश्चंस जो है आने की संभावना सैनिक स्कूल में तो कम है, आरएमएस और यूपी सैनिक स्कूल में इसके क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना पूरी पूरी है, लेकिन सैनिक स्कूल वाले में भी एक दो बार पूछा गया, तो हमको भी अच्छे से पढ़ना है, रेडी रहना है। चलिए मजा आएगा, देखते हैं, नोट कर लीजिए क्या क्या पढ़ेंगे, असर्शन एंड रीजन, लॉजिकल वेन डायग्राम, सिलोगिज्म एंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। चलिए जल्दी से, चलिए अब देखिए एनालिटिकल रीजनिंग वही मैंने तो बता दिया, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं, असर्शन एंड रीजन, इसके बाद वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के बाद हम पढ़ेंगे आपका सिलोगिज्म यानी न्याय निगमन। अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना, ताकि चीजें आसानी से क्लियर हो, है ना। चलिए अब इसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, डायरेक्ट क्लियर होंगे क्वेश्चन, जहां पे भी डाउट आएगा, जहां पे भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाना होगा मैं समझा दूंगा। चलिए क्या लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द असर्शन ए एंड रीजन आर गिवन, निम्नलिखित अभिकथन ए और तर्क आर के दिए गए विकल्पों का सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। तो असर्शन है इन इंडिया पीपल इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव, रीजन है इंडिया इज द डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। अभिकथन है भारत में लोग अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं, तर्क भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है। बताइए जो कथन है, असर्शन है और रीजन है, दोनों सही है क्या, ये दोनों गलत है, या एक सही है एक गलत है, कौन सा सही है कौन सा गलत है बताइए, ठीक है। तो भारत में लोग अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं, बिल्कुल सही बात है ना, वोट देते हैं, है ना, अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं, सही बात है। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, गणतंत्र है, ये भारत एक डेमोक्रेटिक है, गणतंत्र राष्ट्र है, डेमोक्रेटिक कंट्री, तभी तो यहाँ के लोगों को अपना जो प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है ना, वरना अगर ये गणतंत्र की जगह राजतंत्र रहता तो केवल राजा का शासन रहता, यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। तो देखिए ये वाला भी सही है, ये भी आपका सही है और ये भी सही है, मतलब असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, मतलब कि आ जाएगा क्या, बोथ ए एंड आर ट्रू, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इन इंडिया इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव एंड इंडिया इज द डेमोक्रेटिक कंट्री। मजा आएगा बेटा, इसको सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा, देखिएगा। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, रिकॉर्डिंग देख के बस आप समझते चलिए अभी, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द असर्शन रीजन, ये तो क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए क्या है, इंदिरा गांधी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। रीजन है इंडिया गांधी वाज द वाइफ ऑफ जवाहरलाल नेहरू, अभिकथन है इंदिरा गांधी हमारे देश की राष्ट्रपति थी, तर्क है रीजन है कि इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की पत्नी थी। जल्दी से बताइए, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, किसको किसको आइडिया है कि इंदिरा गांधी कौन थी आखिर, प्रधानमंत्री थी, राष्ट्रपति थी, जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी या फिर जवाहरलाल नेहरू की पत्नी थी, बताइए क्या होगा। देखिए इंदिरा गांधी हमारे देश की राष्ट्रपति थी, नहीं थी, इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये हो गया आपका गलत। सेकंड है इंदिरा गांधी वाज द वाइफ ऑफ जवाहरलाल नेहरू, नहीं, इंदिरा गांधी इज द डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, मतलब जो इंदिरा गांधी थी वो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी,
है ना। ऑप्शन नंबर, मतलब कि रीजन भी गलत, असर्शंस भी गलत, रीजन भी गलत, तो क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों गलत है। इसमें देखिए, इसमें जीके भी अपना सही हो जाता है, बहुत सारे नॉलेज आपको जीके का भी होते चलेगा यहां पे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखिए, अब इसमें 5 ऑप्शन आ गए, 5 ऑप्शन आ गए। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द असर्शन रीजन, वही है। ठीक है, चलिए असर्शन क्या है अपना? प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक, रीजन है प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब लिखा है, पहला है असर्शन है कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक, मतलब जो पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, वो अपने भोजन के लिए किसी पर निर्भर नहीं होते। ठीक है, मतलब डायरेक्ट किसी पे ऐसे निर्भर नहीं है वो। हाँ ठीक है, पौधे जो होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, स्वपोषी होते हैं, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही, सनलाइट में ही अपना भोजन बना लेते हैं। बिल्कुल ये सही है। ठीक है, और जो हम इंसान होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, परपोषी। हम किस पर डिपेंड है? हम पेड़ पौधों पर डिपेंड है। ठीक है, जो एनिमल्स पर डिपेंड है अपने भोजन के लिए, जबकि पौधे, जो आपके जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, वो अपने भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे, अब देखिए इसका रीजन है कि पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, बिल्कुल सही है। मतलब समझिए अब क्या होगा, आप देखिए ऑप्शंस अलग हैं। इफ बोथ ए आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, मतलब कि दोनों सही हैं, और जो रीजन है वो असर्शन का सही एक्सप्लेन, सही तरीके से व्याख्या करता है। एक हो गया। सेकंड ऑप्शन है, इफ बोथ ए आर ट्रू, मतलब ए और आर दोनों ट्रू तो है, लेकिन आर जो है, रीजन जो है असर्शन की सही व्याख्या नहीं करता है। लेकिन यहां पे तो बिल्कुल सही है कि सही भी है दोनों, और जो रीजन है बिल्कुल सही है। स्वपोषी होने का रीजन तो सही है, क्योंकि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन का क्या हो गया? ए। निशी, हाँ सेकंड का सही था आपका। थर्ड का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर चलें। अब ये बताइए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। फिर से वही क्वेश्चन है, असर्शन है वी शुड वॉक ऑन द माउंटेन लेनिंग फॉरवर्ड, रीजन है अरावली माउंटेन रेंज इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। अच्छा ये रीजन है, तो ये बताइए पर्वतों पर हमें आगे की ओर झुककर चलना चाहिए, सही है गलत, ये पहले बताइए। और उसका रीजन है कि अरावली पर्वत सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, रीजन तो बिल्कुल गलत लग रहा है। ये बताइए पर्वत जो भी होगा, पहाड़ पे हम चढ़ रहे हैं, ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं, तो हमें आगे की ओर झुककर चलना चाहिए या पीछे की ओर झुककर चलना चाहिए? बिल्कुल सीधे चलना चाहिए। अगर देखिए ऐसा पहाड़ है, अगर हम सीधे चले तो पीछे की ओर गिर जाएंगे, और पीछे की ओर झुककर चले तो पीछे की ओर तो गिर ही जाएंगे। लेकिन अगर हम पहाड़ पर आगे की ओर झुककर चले तो क्या होगा? जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, जो गुरुत्वीय केंद्र होता है, हमारे पैरों के बीच से होकर गुजरता है। ठीक है, जब हम चलते हैं तो जो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो पैरों के बीच से होगा, बिल्कुल हम सीधे सीधे चलते हैं। उसी प्रकार जब हम पहाड़ों पर चलते हैं तो हमें आगे की ओर झुककर चलना चाहिए। आगे की ओर झुककर चलेंगे तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, गुरुत्वीय केंद्र है, आपके पैरों के बीच से होकर गुजरेगा, जिसके कारण हम गिरेंगे नहीं, आगे की ओर चलते जाएंगे। जब ये तो चढ़ने की बात हो गई, जब हम पर्वत से उतरेंगे, जब नीचे की ओर उतरेंगे, तब हम क्या करते हैं? सीधे उतरते हैं? नहीं, आगे की ओर झुककर, आगे की ओर झुकेंगे तो नीचे गिर जाएंगे। जब हम पहाड़ से उतरते हैं तब हम पीछे की ओर झुककर चलते हैं। ठीक है, जब चढ़ते हैं तब आगे की ओर झुककर चलते हैं, जब उतरते हैं तो पीछे की ओर झुककर चलते हैं। याद रखिए, क्यों? क्योंकि हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करना है अपने पैरों के बीच में, ताकि हम नॉर्मल कर सके। ठीक है, चलिए तो ये तो सही है, और ये भी सही है कि अरावली माउंटेन रेंज इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। ये भी सही है कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन बताइए कि ये रीजन है क्या कि पर्वतों पर हम आगे की ओर झुककर चलना चाहिए? इसका रीजन ये है क्या? ये नहीं है। मतलब दोनों सही है, लेकिन जो आर है वो एक की करेक्ट व्याख्या नहीं करता है। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, फोर्थ का बी।
सही तो दोनों है बेटा, ये भी सही कि अरावली पर्वतमाला जो सबसे पुरानी है, लेकिन बोला गया है कि जो रीजन है वो इसका रीजन है क्या, पर्वतों पर आगे झुककर चलना चाहिए, इसका रीजन है क्या अरावली पर्वतमाला माला जो है सबसे पुरानी, ये तो उसका रीजन नहीं है। बोलिए सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल से आपको समझा दूं, जैसे किसी एक आध बच्चे का मैं नाम लिख लेता हूं। किसका नाम लिखूं? हार्ड नहीं बेटा, हार्ड नहीं है, बस समझिए। चलिए एक आध बच्चे का नाम, जैसे मैंने लिख दिया अनमोल, ठीक है, एक बच्चे का नाम है अनमोल। जैसे अनमोल है, ठीक है। अब मैंने लिख दिया कि अनमोल को रसमलाई पसंद है। मैंने क्या लिख दिया कि अनमोल को रसमलाई पसंद है, ठीक है। ये क्या हो गया? असर्सन हो गया, ये हो गया असर्सन। और रीजन मैंने लिख दिया, रीजन क्या लिख दूं? ठीक है, अनमोल को रसमलाई पसंद है लिख दिया, और इसका रीजन मान के चलिए मैं ऐसा करता हूं कि, हाँ, रीजन मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको पहले से, मैंने आपको एक मैं बता देता हूं, जैसे कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जीके वाले, उसमें डायरेक्ट आंसर आपको बता, मैं आप पहले बता दूं, जैसे अनमोल है तो अनमोल को रसमलाई पसंद है, ठीक है। अनमोल को रसमलाई पसंद है, लेकिन उसको ऐसा नहीं कि हर मीठी चीज पसंद है, ठीक है। उसको ये ऐसा नहीं कि हर मीठी चीज, बस उसको रसमलाई पसंद है, ठीक है। और कुछ चीजें पसंद है, रसमलाई उसको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मिठाई वगैरह ज्यादा वो नहीं खाता। एक एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अनमोल को रसमलाई पसंद है, खाने में रसमलाई पसंद है, और इसका रीजन मैंने दे दिया कि रसमलाई स्वाद में मीठी होती है, ठीक है। तो अनमोल को रसमलाई पसंद है, ये तो हमने बता दिया, बिल्कुल ये तो सही है, ठीक है। अनमोल को रसमलाई पसंद है। अब मैंने रीजन इसका दे दिया कि रसमलाई स्वाद में मीठी होती है, ये भी सही बात है, लेकिन जो रीजन है वो एसर्शन को सेटिस्फाई करना, करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है या नहीं, करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। अनमोल को रसमलाई क्यों पसंद है? क्यों अनमोल को रसमलाई इसलिए पसंद है, क्या वो स्वाद में मीठी है इसलिए नहीं पसंद, क्योंकि उसको हर मीठी चीज थोड़ी पसंद है। अनमोल को हर मीठी चीज नहीं पसंद, उसको मिठाई वगैरह नहीं खाता, केवल रसमलाई पसंद है। इसका रीजन, ये दोनों सही है, लेकिन जो आर है वो एसर्सन की करेक्ट व्याख्या नहीं करता, करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है ना। बस ऐसा समझिए। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? जल्दी से बताइए। बस उसको रसमलाई ऐसा ही पसंद है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको मीठी चीजें पसंद है, और ये दोनों सही भी है, लेकिन वो करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, बस ऐसा। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आ गए। फिर देखिए क्या है। जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नो अदर पर्सन वॉज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, चलिए देखते हैं। अब यहां लिखा हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, कोई अन्य व्यक्ति प्रधानमंत्री पद के योग्य नहीं था। ये तो सही बात है, ये बात सही है कि जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन कोई अन्य व्यक्ति प्रधानमंत्री पद के योग्य नहीं था, ये तो गलत बात है ना, ये तो गलत बात है। तो हो गया, तो क्या होगा? एसर्शन सही है, कथन सही है, अभिकथन सही है, लेकिन रीजन गलत है। तो क्या होगा? ए सही है परंतु आर गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी। देखिए आप कितने तेजी से आप करने लगे आंसर क्वेश्चन। इसी तरीके से सॉल्व करना है बेटा क्वेश्चन को, है ना। इसी तरीके से हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए अब 6th पे चलते हैं। ये 5th था ना, ये 5th था, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट है, डार्क क्लॉथ्स आर द ऑप्टम वॉर्न इन समर। गर्मियों में प्राय गहरे रंग के कपड़े पहने जाते हैं। रीजन क्या है? डार्क कलर आर द गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। गहरा रंग उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। अच्छा बताइए, गर्मियों में हम गहरे रंग मतलब डार्क क्लॉथ्स पहनते हैं? नहीं,
गर्मियों में हम हल्के कपड़े पहनते, पतले कपड़े पहनते। ये तो बिल्कुल गलत हो गया कि हम गर्मियों में डार्क यानी गहरे रंग के, ब्लैक कलर के, डार्क रेड कलर के कपड़े पहनते नहीं, एकदम बिल्कुल हल्के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, और इसमें डार्क कलर आर द गुड ऑब्जर्वर ऑफ हीट, ये भी गलत है। ये भी गलत बात है, सही बात है बिल्कुल, क्योंकि गहरा रंग जो होता है उष्मा का अच्छा हो सकता। अब देखिए उष्मा, जैसे गर्मी में ज्यादा का सारा उष्मा आ रही है, और गहरा रंग होगा हमारे, जैसे कि ब्लैक कलर की शर्ट पहले तो उसमें ज्यादा पड़ेगी, ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी, ज्यादा गर्मी लगेगी। तो हमको ज्यादा गर्मी थोड़ी चाहिए गर्मी में, हमको तो ऐसा रहता है कि थोड़ी हवा मिल जाए, ठंडी मिल जाए, एसी मिल जाए, कूलर मिल जाए। ये तो सही है। और ये देखिए डार्क क्लॉथ्स आर द ऑफ्टन वॉर्न इन समर, डार्क कलर क्लॉथ्स है ना। तो बिल्कुल ये पहला गलत है, दूसरा सही है। मतलब क्या होगा, ए गलत है, आर ए फॉल्स और आर ट्रू, ऑप्शन नंबर डी। गर्मियों में हम प्रायः गहरे रंग के कपड़े कहां पहनते हैं, जरा बताइए। डार्क कलर क्लॉथ कहां पहनते हैं हम, लाइट कलर, बिल्कुल क्लियर। ठीक, चलिए सेवंथ पे चलते हैं। सेवंथ पे चले, देखिए टू द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द एसर्शन ए एंड रीजन आर गिवन लो। निम्नलिखित अभिकथन ए तथा और तर्क आर के लिए दिए गए विकल्पों का सही विकल्प का मतलब दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। अब देखिए, न्यूटन इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब, न्यूटन ने विद्युत बल्ब की खोज की। बताइए, आपको तो पता होगा ना, ठीक है कि की या नहीं। इलेक्ट्रिक बल्ब इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, विद्युत बल्ब प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। न्यूटन ने, बताइए, न्यूटन ने विद्युत बल्ब की खोज की थी या थॉमस अल्वा एडिसन ने खोज की थी। ये न्यूटन की जगह कौन आएगा, एडिसन ने की थी। ठीक है, तो पहला तो हो गया रॉन्ग, और जो रीजन है मतलब अभिकथन रॉन्ग हो गया, सेशन रॉन्ग हो गया। रीजन क्या है, विद्युत बल्ब प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है, मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब वो जो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, नहीं, आर्टिफिशियल लाइट ऑफ सोर्स है। ये भी गलत। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या है, सन है। ये दोनों गलत है, मतलब बोथ ए एंड आर, मतलब एसर्शन और रीजन दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई हो गया आपका आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम आगे गतिमान हो चुके हैं। एसर्शन क्या है, द सन रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, अर्थ इज ए स्टार। ठीक है, मतलब एसर्शन है कि सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। बताइए, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है? सूर्य तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता। तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, सूर्य नहीं लगाता पृथ्वी के चारों ओर चक्कर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये गलत हो गया। पृथ्वी एक तारा है, बताइए। अर्थ इज ए स्टार, नहीं, अर्थ इज अ प्लेनेट। अर्थ जो है एक प्लेनेट, ग्रह है। तारा कौन सा, सूर्य एक तारा है, लेकिन यहाँ पे अर्थ लिखा, ये भी गलत। तो दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर आपका ई आ जाएगा, ए बी सी डी ई, फिर से ई आ गया। वेरी गुड, देखिए कितने अच्छे से सभी बच्चे करेक्ट करेक्ट आंसर दे रहे हैं। इसी तरीके से तो पढ़ना है बेटा, ताकि सारी चीजें हो जाए क्लियर। ठीक है, चलिए ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आध क्वेश्चन और है क्या, हाँ दो क्वेश्चन है। ठीक, चलिए इनको होमवर्क में रखिए। होमवर्क ये बिल्कुल सिंपल सा है, चलिए इसको करा देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा। ठीक है, एसेप्शन है इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। ठीक है, भारत एक लोकतंत्र है। रीजन है इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, भारत एक विकासशील देश है। चलिए अब मुझे बताइए, इंडिया इज ए डेमोक्रेसी, भारत एक लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब बताइए, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, भारत एक विकासशील देश है, यह डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री है, यह भी सही है। तो ये एक बात बताइए, इसका कोई रिलेशन है क्या, मतलब कि भारत एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसका रीजन है, इसका रीजन ये है क्या कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री, ये तो रीजन नहीं हुआ भारत के डेमोक्रेटिक कंट्री होने का, ये तो रीजन नहीं है। तो देखिए दोनों सही है। अब क्या होगा, जो आर है वो ए की करेक्ट व्याख्या नहीं करेगा, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इफ बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको बना के लाइएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क का क्वेश्चन है। कर लेंगे ना, आसानी से कर लेंगे, मुझे पता है आप सभी बहुत तेज बच्चे हैं, आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आप सभी को, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। चलिए नोट कर लीजिए होमवर्क का क्वेश्चन, सभी बच्चों को बताना है, बिल्कुल आंसर सभी बच्चों को बताना है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एनालिटिकल रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, लॉजिकल वेन डायग्राम, तार्किक वेन आरेख। मैंने क्या बताया, किसी भी दो शब्दों में या किसी चीज में जब हम तार्किक संबंध यानी कि आपका लॉजिकल रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, लॉजिकल रिलेशनशिप के सोचते हैं कि किस हिसाब से दोनों एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है, तो उसको हम जब डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम। बस इतना ही समझना और कुछ नहीं, हो गया, बाकी हम क्वेश्चन समझेंगे। अब जब हम लॉजिकल वेन डायग्राम की बात करेंगे तो डायग्राम उसमें होने चाहिए, तो उसमें हम जो किस तरीके का डायग्राम क्या होता है, कैसे हम सॉल्व करते हैं, इसको हम समझते हैं, इसको हम समझते हुए चलते हैं, ठीक है। चलिए पहले हम समझते हैं, यहां लिखा हुआ सेट और यूनिवर्सल सेट। तो सेट होता क्या है, सेट, सेट होता है मतलब समझिए एक ही क्वालिटी की चीजें, एक ही क्वालिटी, जिनकी क्वालिटी एक ही हो, एक ही क्वालिटी की बहुत सारी चीजें, जैसे कि अगर मैं बोलूं ऑड नंबर्स तो 1 3 5 7 ऐसे, तो ये एक ही सेट हो गया ना, ये सेट किसका हो गया, ऑड नंबर्स का। जैसे इसको मैंने बना दिया, ये किसका सेट हो गया, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स का। तो यहां देखिए 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, तो जितने भी ऑड नंबर्स का सेट है मतलब इसमें ऑड नंबर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब एक और सेट मैं बना दूं, जैसे मैंने सेट बना दिया यहां पे क्रिकेट प्लेयर का, ठीक है, क्रिकेट प्लेयर्स का मैंने सेट बना दिया। देखिए क्रिकेट प्लेयर का सेट बनाया तो इसमें देखिए कौन आ जाएगा, विराट कोहली, ठीक है, विराट कोहली आ गया, सूर्य कुमार यादव, ठीक है, एम एस धोनी, ठीक है, रोहित, है ना, इस तरीके से, ठीक है, बुमराह, ठीक है, बुमराह। ये क्रिकेट प्लेयर्स का एक सेट होता है, एक ही क्वालिटी के सब क्रिकेट खेलते हैं, है ना, इस तरीके का। अब देखिए एक और ऐसा सेट बना दूं मैं, अगर इवन नंबर का सेट बना दूं तो इसमें इवन नंबर हो जाएंगे, ये हो गया सेट, एक ही क्वालिटी। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट एक बड़ा सेट होता है, ठीक है, जैसे एक मैं बड़ा सा सेट बना दूं, ठीक है, जैसे मैंने एक बड़ा सा सेट ऐसा बना दिया, ठीक है, ऐसा बना दिया। अब ये जो सेट है ये प्लेयर्स का सेट है, ठीक है, ये प्लेयर्स का सेट है। अब इसके अंदर देखिए क्रिकेट के प्लेयर भी आ सकते हैं, फुटबॉल के प्लेयर भी आ सकते हैं, टेनिस के भी आ सकते हैं, बैडमिंटन के भी आ सकते हैं, हॉकी के भी आ सकते हैं, किसी के भी आ सकते हैं ना प्लेयर्स, ठीक है। यहां जैसे मान के चलिए ये क्रिकेट प्लेयर्स है, प्लेयर्स है क्रिकेट के, ये फुटबॉल के हो गए मान के चलिए, ये हो गए आपके हॉकी के, ठीक है, ये आपके टेनिस के, ठीक है, मान लीजिए ये टेनिस के हो गए, ये बैडमिंटन के हो गए, ठीक है। और कौन सा और देखिए एक आदमी, ये कबड्डी के प्लेयर, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, बड़ा सेट है जिसमें प्लेयर्स का सेट है। अब प्लेयर्स के अंदर क्रिकेट के प्लेयर, फुटबॉल के प्लेयर, टेनिस के प्लेयर, बैडमिंटन के, फिर आपके हॉकी के, और फिर यहां पे बात करें कबड्डी के प्लेयर्स आ गए। उसी प्रकार मैं बात करूं कि अगर मैं एक सेट बना दूं, बड़ा सा सेट, किसका, नंबर्स का सेट, ठीक है, नंबर्स का सेट, ठीक है, ये किसका सेट है, नंबर्स का, ये मैंने बना दिया नंबर्स का सेट। अब जब मैंने नंबर्स का सेट बनाया यहां पे, तो अब इसमें देखिए नंबर्स कौन कौन से आएंगे, इवन नंबर भी आ जाएंगे, ऑड भी आ जाएंगे, ठीक है, ये इवन हो गए, ये ऑड हो गए, इसका देखिए कंपोजिट भी आ जाएंगे, ठीक है, इसके बाद और प्राइम भी आ जाएंगे, ठीक है, और बताइए इसके अंदर नंबर्स के अंदर इंटीजर्स भी आ जाएंगे, ठीक है, और फिर क्या क्या और कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, इवन हो गया, ऑड हो गया, नंबर हो गया, नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे, ठीक है, नेचुरल नंबर्स भी आ जाएंगे, इसके बाद होल नंबर भी आ जाएंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। तो सारी चीजें अब इसमें, अब होल नंबर और नेचुरल नंबर में जो रिलेशन है, ऑड नंबर और प्राइम नंबर जो रिलेशन है, उसको हम कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो तो चीज हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ ऑड नंबर्स भी आपके बोलेंगे आप कि सर कुछ जो ऑड नंबर होते हैं वो तो प्राइम नंबर होते हैं, है ना, और कुछ जो
मतलब इवन नंबर होते हैं वो भी तो सर प्राइम नंबर होते हैं, तो उनको तो ये तो हम अभी बता बस रहे हैं कि एक बड़ा सेट बनाया नंबर्स का जिसमें इतने सारे सभी नंबर्स आ गए। समझ में आ गया ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं सबसेट। सबसेट क्या होता है? अब मैंने नाम दे दिया, समझिए नाम हमने दे दिया, मतलब बड़े सेट के अंदर छोटा सेट, ये ठीक है, सबसेट ये वाला होगा। इसको नाम दे दिया मैंने बी और बड़े वाले को ए। अब इसको मैं कैसे बोलूंगा? अब इसको मैं बोलूंगा बी इज द, ठीक है, बी इज द सबसेट ऑफ, बी इज द सबसेट ऑफ ए। मतलब जो बी है वो एक, बी जो है वो ए का हिस्सा है, मतलब ए पूरा है, बी उसमें का कुछ है। ए पूरा है और बी उसमें का कुछ है। ठीक है, जैसे मैं समझाता हूं आपको। जैसे मैंने ए की वैल्यू रख दी 1 2 3 4 5 6 और बी की वैल्यू है 1 5 और 6। तो ये बताइए ए में सब कुछ था, 1 2 3 4 5 6 तक था, लेकिन बी में 1 5 6 है। जो 1 5 6 है वो किसका हिस्सा है? ए का। ए पूरा है, उसमें से बी ने कुछ ले लिया, मतलब बी छोटा हुआ। बी इज द सबसेट ऑफ ए। क्लियर? बी इज द सबसेट ऑफ ए। हाँ, रोमन नंबर्स हो तो आ जाएंगे बेटा, बस आपको मैंने समझाया ऐसा। ठीक है, चलिए क्लियर है। चलिए अब इसके बाद हम सीखेंगे बेटा एक कॉन्सेप्ट। कौन सा? इसके बाद हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन का। यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट को ऐसा करते हैं, जैसे मान के चलिए इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको मैंने क्या नाम दे दिया? ए। इसको दे दिया बी। तो जब यूनियन की बात होगी, तो यूनियन की बात होगी तो इसको हम ऐसा लिखेंगे यू की तरह, ये यूनियन बी। अब इसका मतलब क्या होता है समझाऊंगा। इसको भी उसी प्रकार जैसे ए नाम दे दिया, इसको बी दे दिया। जब हम यूनियन की बात करेंगे तो इसको, इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो इसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है जितना भी है सब कुछ। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों के बीच कॉमन हो। ठीक है, जैसे कि आप समझिएगा। ठीक है, जैसे कि ए है, ए की वैल्यू मैं समझा देता हूं आपको, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, चलिए ये हो गया। और बी की वैल्यू मैं समझा दूं आपको। बी की वैल्यू है 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, ये हो गया। तो चलिए अगर मैं फिर बात कर लूं आपसे, कि आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा? जितने भी जो अंक आए होंगे 1 2 3 4, तो यहां 3 4 है तो ठीक है, एक बार तो आ चुका। 1 2 3 4 5 6, मतलब कि जितने भी अलग जो हैं 1 2 3 4 5 6, ये पूरे जो डिजिट्स हैं सब आ जाएंगे यूनियन के अंदर। यूनियन मतलब पूरा जितना भी हो, जो इसमें भी हो इसमें भी हो, सबको हम कवर कर लेंगे। ठीक है, सबको हम कवर कर लेंगे। जबकि इंटरसेक्शन मतलब दोनों के बीच जो कॉमन हो, जैसे मैंने लिख दिया ए की वैल्यू लिख दी 1 2 3 और 4, बी की वैल्यू लिख दी मैंने, क्या लिख दिया? 3 4 5 और 6, ऐसा लिख दिया। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? जो दोनों में कॉमन हो। तो इनमें देखिए 3 कॉमन है जो इसमें भी है, 4 है जो इसमें भी है, तो इसमें क्या आएगा? सिंपल सी बात समझिए आप कि ए इंटरसेक्शन है ना, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आएगी? 3 और 4, क्योंकि वो दोनों में कॉमन है। जबकि यूनियन की वैल्यू सब आगे जितने भी डिजिट थे। बोलिए किसको समझ नहीं आया? ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? कल क्लास बेटा बिल्कुल समय पर होगी ना, जो आपकी क्लास की टाइमिंग है वहीं वो उसी टाइम होगी क्लास। चलिए कल ऐसा करें क्या, 7 बजे क्लास कर लेते हैं कल के लिए केवल। आप जैसा बोलिए, आप सभी बोले तो बिल्कुल 7 बजे क्लास कर लेते हैं। 7 बजे से 9 बजे तक क्लास कर लेंगे, है ना? 2 घंटे की क्लास होगी, कल सब कुछ कंप्लीट भी कर देंगे। तो कल 7 बजे क्लास कर लेते हैं। हाँ, मैं बता दूंगा बेटा, अभी पहले इसको तो कंप्लीट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के कुछ क्वेश्चंस देख ले, बेसिक समझ ले कि वेन डायग्राम क्या होता है, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, तो चलिए जैसे हमको रायपुर, दिल्ली और भोपाल के बीच वेन डायग्राम बनाना है, तो देखिए दिल्ली हो गया, रायपुर हो गया, भोपाल, ये सभी अलग अलग सिटीज है। ठीक है, इनमें कोई रिलेशन है क्या? नहीं, बस भारत का हिस्सा, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है उनमें क्या है? 2 3 सब क्या है? अलग अलग डिफरेंट सिटी है। तो देखिए एक हो गया आपका रायपुर, एक दिल्ली, एक भोपाल, ये क्लियर। चलिए यहां मैंने बना दिया फादर अंकल और वुमेन का रिलेशन। ठीक है, तो आप बताइए फादर अंकल और वुमेन है,
तो फादर पिता, अंकल चाचा हो सकते हैं, कुछ भी मामा हो सकते हैं, वुमेन मतलब ये महिला। ठीक है, तो ये महिला का अलग से सेट हो गया। जो फादर है और अंकल का इस प्रकार क्यों बना? क्योंकि आप बताइए कि कुछ जो फादर होते हैं वो अंकल भी होते हैं। ठीक है, आपके जो फादर है वो किसी के अंकल भी होंगे, होंगे या नहीं बताइए? आपके जो फादर है, आपके जो पापा है, उनको कोई अंकल भी कहता होगा, वो किसी के अंकल भी है। और जो आपके अंकल हैं वो किसी के फादर भी होंगे। तो क्या हो गया? कुछ फादर अंकल होते हैं और कुछ अंकल फादर भी होते हैं, इसलिए आ गया ऐसा। समझिए, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करें, बस लॉजिक समझ रहे हैं हम। ठीक है, और यहां पे इन अगर तीनों की बात करें तो ये महिला कोई रिलेशन नहीं है, ये फादर। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये वाला देखें, ये देखिए, इसको नंबरिंग कर देते हैं, इतने प्रकार के हम पढ़ेंगे 1 2, इसका थर्ड देख ले। अब देखिए ये वाला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ और हैदराबाद। अब ऐसा वेन डायग्राम क्यों बना इसमें? हमको केवल समझ रहे हैं किस हिसाब से वेन डायग्राम बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश, लखनऊ और हैदराबाद। तो जो लखनऊ है बेटा वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश स्टेट है, यूपी स्टेट है, उसके अंतर्गत आ गया। यूपी की राजधानी कैपिटल क्या है? लखनऊ है। ठीक है, तो मतलब देखिए ये उत्तर प्रदेश, ये यूपी हो गया बेटा, यूपी के अंदर आ गया आपका लखनऊ। ठीक है, और ये हैदराबाद अलग सिटी हो गई, हैदराबाद अलग हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब है फादर, मैन और चिल्ड्रन। इसमें बताइए फादर, मैन और चिल्ड्रन में ऐसा क्यों बना? देखिए अब मैं बताइए, ये जो बड़ा वाला गोला बना है वो फादर होगा या मैन होगा? देखिए वो किसका होगा? मैन का। क्यों? क्योंकि जितने भी, देखिए ये होगा आपका फादर का, जितने भी जो फादर होंगे, जितने भी पिता होते हैं वो क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। सही बात है। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, अगर मैं इसको अंदर कर दूं मैन और इसको कर दूं मैं फादर, तो ये कंडीशन सही है क्या? जितने भी पुरुष होते हैं वो पिता होते हैं, जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है। जितने भी पुरुष हैं वो पिता हो, जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए ये कंडीशन हो गई बेटा गलत, ये कंडीशन हो गई गलत। इसलिए ऐसा बनेगा कि जितने भी जो फादर होते हैं, फादर बीच में आ गया, जितने भी फादर होते हैं वो मैन होते हैं। ठीक है, अब जो चिल्ड्रन होते हैं तो बच्चे होते हैं, बच्चे मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो कुछ जो बच्चे होते हैं वो मैन होते हैं, पुरुष होते हैं, कुछ जो बच्चे होते हैं वो मैन होते, महिलाएं होंगी। ठीक है, मतलब बच्चों की बात हो रही, बच्चे लड़का लड़की दोनों होते हैं। ठीक है, लेकिन जो बच्चे होंगे वो फादर तो होते नहीं, इसलिए देखिए उसमें हमने टच नहीं किया। किसमें टच किया? केवल मैन वाले में। ठीक है, बोलिए क्लियर है सभी बच्चों को? यहां तक क्लियर है? जल्दी से बताइए। एक बार कॉन्सेप्ट सीख गए कभी नहीं भूलेंगे, बिल्कुल आसानी से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ना है बेटा हमको, बस यही तो करना है। चलिए 5। अब इसमें देखें बेटा, इसमें क्या लॉजिक है? इसमें देखते हैं मदर, वुमेन एंड टीचर। ठीक है, मतलब कि मां, महिला और शिक्षक में क्या संबंध है? ठीक है, तो देखिए फिर से वही कंडीशन आ गई। ये जो बाहर ये वाला जो होगा ये किसका होगा? वुमेन का। ठीक है, और जो ये अंदर वाला होगा ये होगा मदर का, ये जो होगा वो होगा टीचर का। कैसे? अब देखिए, जितनी भी जो मां होती हैं वो महिला होती हैं, लेकिन जितनी महिला होती है वो मां हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो जितनी भी जो मां होती हैं, मदर होती हैं, वो वोमेन होती है, एकदम सही है। और जो टीचर्स हैं, तो सभी टीचर्स बताइए, कुछ सभी टीचर्स ऐसा है क्या कि वोमेन होती? जरूरी नहीं है, क्योंकि मेन भी तो जो पुरुष होते हैं वो भी टीचर होते हैं, वोमेन से वो भी टीचर होती है। तो देखिए इसलिए कुछ जो जो वोमेन है वो टीचर होती है। और यहां पे देखिए मदर को भी टच किया, जो मां होती है वो भी तो टीचर होती है ना। हो सकता है आप में से किसी की मम्मी टीचर हो, है ना, तो ऐसा भी होता है। तो देखिए किसी की मम्मी टीचर हो, ठीक है, जो वुमेन होती है कुछ टीचर हो, कुछ मेल टीचर होते हैं, पुरुष टीचर होते हैं, है ना, तो बिल्कुल करेक्ट है ये। देखिए ठीक है, अब चलिए 6 नंबर को देखें, प्लेनेट अर्थ और वीनस। अभी देखिए क्या हुआ इसमें कि प्लेनेट, प्लेनेट एक ग्रह है, ठीक है, ग्रह है। अब ग्रह के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? अर्थ और वीनस, मतलब ग्रह है, ग्रह। अब जैसे ग्रह, ग्रह में जैसे अर्थ आ गया और वीनस आ गया, मतलब पृथ्वी और शुक्र। जैसे मैं क्लास 5th बना दूं, ठीक है, क्लास 5th में तो हमारे बच्चे आ जाएंगे, जैसे युवराज आ गया, ठीक है, विराज आ गया। दो बच्चे हैं युवराज और विराज क्लास 5th में। मैंने एक बना दिया क्लास 5th, उसके अंतर्गत मैंने 4-5 स्टूडेंट रखे। कुछ स्टूडेंट क्लास 6th में थे, कुछ क्लास 5th में थे। तो विराज और युवराज जो थे क्लास 5th में थे, तो क्लास 5th ऐसा बनाया, उसके अंतर्गत मैंने विराज और युवराज को रख दिया। उसी प्रकार ये प्लेनेट है, तो प्लेनेट, प्लेनेट
कौन कौन से होते हैं बताइए? अर्थ, वीनस हो गया आपका, मरकरी हो गया, है ना, और सैटर्न हो गया, जुपिटर हो गया। ये तो पढ़ाऊंगा जीके में आपको, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। सेवंथ में चले, अब ये देख लीजिए जरा, ठीक है। अब देखिए सबसेट है मदर, वुमेन और विडो, मतलब कि मां, महिला और विधवा के बीच कैसा रिलेशन बनेगा उसको डायग्राम के फॉर्म में बताना है। तो ये जो फिर से बन जाएगा, किसका बन जाएगा? वुमेन का, ठीक है। फिर से देखिए जितनी भी, अब देखिए उसके अंतर्गत ये हो गई मदर, ये हो गई आपकी विडो, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया? तो ये वुमेन है। तो मैं देखिए जितनी भी जो मदर होती है और विडो यानी कि मां होती है और जो विधवाएं होती हैं वो वुमेन होती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये हो गया, हमको समझ आ गया। तो जितनी भी जो मां होती हैं, ठीक है, कुछ मां होती हैं जो विधवा यानी विडो होती है, मतलब उनके हस्बैंड का डेथ हो गया होता है किसी कारणवश, ठीक है। और जो जो कुछ विडो होती है वो मां भी होती है, ठीक है। तो ये रिलेशन ये इस हिसाब से स्टेब्लिश होगा। ये क्वेश्चन बेटा समझा रहा हूं आपको सारी चीजें। अब देखिए एशिया, इंडिया, छत्तीसगढ़, ठीक है। अब ये तो सीक्वेंस वाइज है। सबसे बड़ा क्या हो गया? ये एशिया हो गया। एशिया के अंतर्गत आता है इंडिया, इंडिया के अंतर्गत आता है छत्तीसगढ़, है ना। फिर उसके अंदर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत फिर क्या आएगा? उसका कोई डिस्ट्रिक्ट आएगा, फिर उसका अगर आएगा, ऐसा होता है ना। जैसे सबसे बड़ा जैसे आ जाएगा पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर, ठीक है, अर्थ, अर्थ के अंदर फिर कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के अंदर फिर आपका कोई कंट्री आ जाएगी, कंट्री के अंदर स्टेट, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसके जो गांव वगैरह, ठीक है। इस तरीके से हम चलते जाएंगे। तो देखिए ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको, आठवां। चलिए नाइन्थ देखें, अब इसको देखिए, ये टेंथ, ये लास्ट है बेटा। इसके बाद आज की क्लास को हम कर देंगे टाटा बाय बाय, समाप्त। फिर कल आपकी क्लास 7 बजे होगी, तो सभी बच्चों को 7 बजे जुड़ जाना, मैं भी इसके बाद बता दूंगा। चलिए ये देखिए, कैट है, डॉग है और पेट्स है। समझिए ये कैसा है? पेट्स मतलब पालतू, डॉग और कैट, तो इसको हमने जैसे पेट्स के लिए बना दी, ये पेट्स का है, ठीक है, ये कैट का है, ये डॉग्स का है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया कि कुछ कुछ जो पेट्स है वो डॉग है, कुछ जो पेट्स है वो डॉग्स है, और कुछ जो पेट्स है वो कैट्स है, मतलब पालतू, ठीक है। कुछ पालतू डॉग होते हैं, कुछ पालतू कैट्स होते हैं, और भी तो पालतू होते हैं ना, जैसे बकरी को भी पालतू बनाया जाता है, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे होते हैं जो पालतू जानवर होते हैं, पेट्स एनिमल होते हैं, ठीक है। केवल डॉग और कैट्स बस तो थोड़ी होते हैं, नहीं, नहीं ना, ठीक है। उसी प्रकार कैट जो हो गई, तो कैट जो है केवल केवल पेट्स एनिमल हो ऐसा जरूरी है? कैट जो है वाइल्ड एनिमल भी होती है, मतलब जो जो बिल्लियां होती है, जंगली बिल्ली भी होती है, पालतू बिल्ली भी होती है। उसी प्रकार कुत्ते जो होते हैं, ठीक है, डॉग्स जो होते हैं वो पेट भी होते हैं, और कुछ आपके वाइल्ड एनिमल यानी जंगली भी होते हैं। तो इस हिसाब से ये रिलेशन बनेगा। क्लियर है? बोलिए सबको क्लियर, वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब कि 10 टाइप का जो वेन डायग्राम है, राइटर, पेंटर और टीचर। जैसे इसको मैंने बना दिया, ये राइटर का है, ठीक है, ये आपका पेंटर का है, ये आपका टीचर का है, ये आपका किसका हो गया? टीचर का हो गया, ठीक है। तो अब इसमें ऐसा रीजन क्यों? क्योंकि जो जो राइटर होते हैं, ठीक है, जैसे इसमें क्या हो रहा है, ये राइटर है, तो कुछ राइटर क्या है? पेंटर भी है। कुछ राइटर जो है पेंटर भी है, और कुछ राइटर टीचर भी है, ठीक है। कुछ राइटर जो है पेंटर भी है, कुछ राइटर जो है टीचर भी है। कुछ जो पेंटर है वो राइटर भी है और टीचर भी है, ठीक है। और कुछ जो टीचर है वो राइटर भी है और पेंटर भी है, इस हिसाब से एक दूसरे से संबंधित है। हाँ, लेकिन अगर ये बोल दिया जाएगा कि एक पायलट जो है, जो लोको पायलट भी है, पॉसिबल नहीं है। एक पायलट जो है वो आपका डॉक्टर भी है, तो ये नहीं होगा। अलग अलग प्रोफेशन में चल जा रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, देखिए राइटर है, तो ये देखिए एक जो राइटर है लिखता है वो पेंट भी कर सकता है, पेंटर भी और टीचर भी हो सकता है, ठीक है। वो टीचर हो सकता है, जो पेंटर है तो टीचिंग स्कूल में टीचर होगा, पेंट वगैरह या स्केचिंग वगैरह सिखाता हो। ये तीनों कंडीशन एक दूसरे से क्या है कि कुछ राइटर जो होंगे पेंटर और टीचर होंगे, कुछ पेंटर जो होंगे टीचर और राइटर होंगे, कुछ जो टीचर है वो राइटर और पेंटर होंगे, ठीक है। ये कंडीशन हो गई, ये हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद हम कल इससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे आपके पास। तो आप सभी की आज क्लास हो गई। हाँ, अब
एक क्लास आपकी बच गई है। कल हमको 7 बजे जुड़ जाना है, मैं क्लास शेड्यूल कर दूंगा, तो सभी बच्चों को जुड़ना है। कल जनरल इंटेलिजेंस की आपकी लास्ट क्लास होगी, सारी चीजों को हम कंप्लीट कर देंगे। बिल्कुल सारी चीजें कंप्लीट कर ली है, बिल्कुल अच्छे से समझाया सब कुछ। उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सीट और चैप्टर टेस्ट भी मैं अपलोड कर दूंगा। बिल्कुल आराम से अभी जाके इसको रिवीजन कीजिएगा, जो भी मैंने समझाया। जो एनालिटिकल रीजनिंग है आपके लिए हो सकता है नया टॉपिक हो, इसको कवर कीजिए, सारी चीजें हो जाएंगी क्लियर। ठीक है, रिवीजन कीजिएगा, क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिएगा। बिल्कुल, आज की क्लास कैसी लगी जरा एक बार बता दीजिए सभी बच्चे। मजा आ गया ना, जितना भी कॉन्सेप्ट हमने सीखा क्लियर है सभी को? बिल्कुल। चलिए, नया कुछ सीखा, जितनी भी चीजें सीखी हमने सब कुछ नई चीजें सीखी हैं, तो बिल्कुल सबको समझ आ गया ना? बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं बेटा। अब मिलेंगे कल 7 बजे, तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट।